महाराष्ट्र विधानसभा 2019 के रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी शिवसेना महायुति की फिर से महाराष्ट्र में धमाकेदार वापसी हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत खुशी है इस बात की कि हमने फिर से सरकार यहाँ पे बनाई है और दुगनी खुशी ये है कि देश में भी हमारी सरकार है और अब महाराष्ट्र स्टेट में भी हमारी सरकार है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आम जनता को होगा क्योंकि एक नॉन करप्ट और एक प्योर पार्टी है, तो इसका बहुत ही फायदा यहाँ की सभी जनता को होगा। इसलिए बहुत ज्यादा खुशी। मैम, नालासोपारा, वसई और बोईसर इन तीनों सीटों पर आपकी हार की क्या वजह रही और बहुजन विकास आघाड़ी की ऐसी क्या रणनीति रही जो उन्होंने वापस से जीत की आगाज किया है? देखिए, ये तीनों सीट पर अगर महायुति के जो तीनों उम्मीदवार हारे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी में इस पार्टी ने जो कूटनीति अपनाई, उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने अराउंड 20,000 पब्लिक को, 20,000 लोगों को ये वादा किया है, झूठा वादा किया है, झूठा आश्वासन दिया है कि हम आपको नगर सेवक बनाएंगे, आप हमारे लिए काम करिए, हम आपको महापौर बनाएंगे। ऐसे 20,000 लोगों को उन्होंने झूठा वादा किया है कि हम आपको महापौर बनाएंगे, आप हमारे लिए काम करिए। इलेक्शन में जो 6 महीने बाद यहाँ पे महानगर पालिका इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन के लिए उन्होंने अभी से ऐसे झूठा वादा किया लोगों को, और उस झूठे वादे के चलते ऐसा हुआ कि लोग उनके लिए काम किए, लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनको जिता के रहते दिया। तो ये जो एक झूठा वादा था, उसके अलावा इन्होंने जो झूठा विकास का वादा किया लोगों को, वो भी एक कारण रहा। लेकिन सबसे मुख्य जो मैं कहूंगी कि उन्होंने जो 20 से 30,000 लोगों को झूठा वादा किया कि आपको आने वाले इलेक्शन में नगर सेवक का टिकट देंगे, आपको नगर सेवक बनाएंगे, ये भी हो सकता है कि महापौर बनाएंगे, ये झूठे आश्वासन से लोग इनकी तरफ खींचते चले गए और लोगों ने इनके लिए काम किया। इसके पहले जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि यहाँ पर गुंडा राज है, तो फिर गुंडा राज है तो यहाँ की जनता ने बहुजन विकास आघाड़ी को क्यों चुना? अच्छा, अगर आप यहाँ पे दहशतवाद और गुंडागिरी की बात करेंगे तो वो तो मैं आपको कहूंगी, ये तो हर न्यूज चैनल ने यहाँ पे कवर किया कि यहाँ पर गुंडागर्दी है, दहशतवाद है। अगर आपने नहीं कवर किया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे कवर करिए, क्योंकि क्या है, डे 1 से भाई ठाकुर फील्ड में उतरा हुआ था। भाई ठाकुर, टाड़ा आरोपी भाई ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर और जो भी इनके प्रत्याशी थे उनके लिए प्रचार कर रहा था, जाके लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था, उन लोगों को सीधे कह रहा था कि काम करो बहुजन विकास आघाड़ी के लिए, नहीं काम किया तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ डालेंगे और अगर नहीं वोटिंग गिरवाए तो तुम्हारा मर्डर भी हो जाएगा। तो इसी तरह से डर की राजनीति करके, डरा धमका के, लोगों को दहशत क्रिएट करके उन लोगों ने अपना इलेक्शन जीतने का पूरा काम किया। जो चीज प्रदीप शर्मा जी के साथ भी हुई 19 की रात को, उनके ऊपर जो हमला हुआ, वो भी एक जीता जाता एग्जाम्पल था कि यहाँ पर दहशतवाद है, यहाँ पर आतंकवाद है, यहाँ पर गुंडागर्दी चलता है। जिस तरह से उनके गाड़ी पे हल्ला हुआ, वो भी एक यही कारण था जो आराम से दिखता है कि यहाँ पर दहशतवाद है, यहाँ पर गुंडेवाद है। मैम, लेकिन डराने और धमकाने का काम तो बिल्डर और नेताओं को किया जा सकता है, जो बड़े लोग हैं उन्हें डराया धमकाया जा सकता है, लेकिन आम जनता जब वोटिंग के दौरान वोट करती है तो वहां पे तो किसी को पता नहीं चलता है कि हम किसे वोट कर रहे हैं, तो फिर आम जनता को किस बात का डर? देखिए, यहाँ पर डराया जा रहा था अलग अलग तरीके से। पहले तो भाई ठाकुर जो फेस है, जिसके पीछे 50 से 100 से 25 पब्लिक भी है, उनको जा के भाई ठाकुर और उनके लोग उस तरह से डरा रहे थे। उसके अलावा बाकी लोगों को डराया जा रहा था कि अगर वोट नहीं किया, सोसाइटी में ऐसे डराया जा रहा था, अगर वोट नहीं किया तो आपके सोसाइटी को पानी नहीं मिलेगा, वोट नहीं किया आपकी लाइट काट दी जाएगी। तो इस तरह का डर का माहौल जो है पूरे इलेक्शन के समय देखा गया था और काफी सारे लोगों ने इस डर को महसूस भी किया है। हालांकि उनमें हिम्मत नहीं है कि बाहर निकल के इस डर का सामना कर सके या इस डर के विरुद्ध खड़े रह सके, लेकिन ये डर आम जनता ने भी महसूस किया है। प्रदीप शर्मा जी ने यहाँ पर धुआंधार प्रमोशन किया, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए। और इस हार की वजह क्या रही, उनसे कहाँ पर गलती हो गई? देखिए, प्रदीप शर्मा जी की कोई गलती नहीं थी यहाँ हार की। और अगर आप पूछेंगे कि उनके क्या गलती है, तो देखिए, वो एक पुलिस है और उनका हमेशा से आपने सुना होगा, उनका स्टेटमेंट रहा है, वंस अ पुलिसमैन इज ऑलवेज अ पुलिसमैन। तो हमें, वो अगर एक पुलिस ऑफिसर थे तो लाइफ टाइम वही पुलिस जैसे ही वो रहे, राजनीति में काफी नए थे। उनका सिर्फ गलती ये हुआ कि वो संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो यहाँ पर आए इलेक्शन लड़ने के लिए। हालांकि वो उनको ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर तो कोई राज ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है,
कानून का कोई सिस्टम ही नहीं चलता। यहाँ तो जम्मू कश्मीर जैसा हाल था, यहाँ पर उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा था। प्रदीप शर्मा जी पे ही 19 तारीख को हमला हुआ, उन्हीं की गाड़ी टूटी, उन्हीं की गाड़ी जमा हुई, और जिन्होंने उनकी गाड़ी तोड़ी, जिन्होंने उन पे हमला किया, वो खुलेआम घूम रहे थे। तो यहाँ का कानून व्यवस्था ऐसा है कि जो पीड़ित है उसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब प्रदीप शर्मा जी के ऊपर ही हमला हुआ, उन्हीं की गाड़ी टूटी, उन पे हमला। तो सिर्फ अगर प्रदीप शर्मा जी की गलती थी तो ये थी कि उन्होंने संवैधानिक तरीके से वो इलेक्शन लड़ने यहाँ पर आए, और उन्होंने जो कहते हैं ना राजनीति में साम दाम दंड भेद, उस चीज को उन्होंने अपनाया नहीं। हालांकि अगर वसई तालुका की राजनीति करनी है तो साम दाम दंड भेद का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसा बहुजन विकास आघाड़ी का सोचना है। आपको क्या लगता है बीजेपी और शिवसेना के अंदरूनी जो टकराव चल रहा है, क्या ये भी वजह रही कि यहाँ पर बीजेपी का शिवसेना को साथ नहीं मिला? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मेरे हिसाब से तो काफी सारे लोग काम कर रहे थे, काफी लोग दिल से काम कर रहे थे प्रदीप शर्मा जी के लिए। ऐसा रीजन नहीं, देखिए रीजन सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी ही है। उनका जो भय था, उनका जो डर था, वही एक कारण था इलेक्शन पूरा हारने का, वही एक कारण था। बहुजन विकास आघाड़ी का प्रदीप शर्मा पर आरोप था कि वो नाला सुपारा को नया सुपारा बनाने आए, लेकिन वो तो पैसे बांट रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब कौन पैसे बांट रहे थे? बहुजन विकास आघाड़ी? प्रदीप शर्मा जी पैसे बांट रहे थे। देखिए, जो 19 तारीख की अगर हम देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं तो 19 तारीख का हमला जो प्रदीप शर्मा पे हुआ वो पूरा प्री प्लान्ड हमला था, और बहुजन विकास आघाड़ी ने ऐसा झूठ फैलाया कि प्रदीप शर्मा जी पैसा बांट रहे थे। हालांकि वो पैसे नहीं बांट रहे थे। पुलिस ने चेक किया, उसके अंदर पैसा नहीं मिला, उनकी गाड़ियों में पैसा नहीं मिला, ना उनके पास से कोई पैसा मिला। तो ये सब प्री प्लानिंग से था, और बहुजन विकास आघाड़ी का पूरा प्लान था। देखिए, जब प्रदीप शर्मा जी तो 19 की रात को जब उनके ऊपर हमला हुआ तो कैसे हुआ, वो हमले की बात आग की तरह पूरी विधानसभा में फैल गई, पूरे क्षेत्र में फैल गई। और जो वो हमला कराने का मेन टारगेट ये था कि सारे कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल गिराना। जो कार्यकर्ता पूरी ताकत से उनके साथ लगे थे, प्रदीप शर्मा जी के साथ, उनका मनोबल गिराने के लिए ये पूरा काम हुआ। और पूरे कार्यकर्ताओं में ये बात हो गई कि, और उनको डराया इसीलिए जा रहा था ताकि कार्यकर्ता वोटिंग के दिन ना निकले, वोटर्स वोटिंग के दिन ना निकले। जब वोटर्स ये सोच रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार के ऊपर हमला हो रहा है, उम्मीदवार पे खुद हमला हो रहा है, तो अगर हम वोटिंग के लिए निकले तो हमारे साथ क्या होगा। तो वो सब चीज वो पूरी प्लानिंग से थी, और उस तरह से वो प्लान किया गया कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए, ताकि कार्यकर्ता इनका जो मुख्य 2 दिन होता है उसमें काम ना करे, इसीलिए वो हमला किया गया था। आपको क्या लगता है इस हार की जिम्मेदारी प्रदीप शर्मा जी को लेनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रदीप शर्मा जी इस हार की जवाबदारी लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस हार की जवाबदारी चाहिए तो मैं खुद ही ले लेती हूँ, या मेरे हिसाब से महायुति के जितने पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो प्रदीप शर्मा जी के साथ थे, वो सभी लोग इस हार के भागीदार हैं, या वो सभी लोग जिन्होंने चाहे कुछ पैसे लेके बैठ गए हो, या भय से, जिसका भी भय हो, जिस भी भय के कारण उन्होंने प्रदीप शर्मा जी का साथ नहीं दिया हो, वो सब इस हार का कारण है। और मैं अगर इस हार का जिम्मेदारी मुझ पर लेती हूँ तो उसका रीजन ये है कि प्रदीप शर्मा जी वो राजनीति में एकदम नए हैं, यह क्षेत्र उनके लिए एकदम नया था, और अगर वो अंधेरी छोड़कर हमारे इस क्षेत्र में आए हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हमको कैसे भी करके उनको जिताना था, पूरी ताकत लगाकर। हो सकता है कहीं हम भी पीछे हो गए हो और उनको नहीं जिता पाए हो, तो मेरे हिसाब से हार के जवाबदार प्रदीप शर्मा जी नहीं, हम सब हैं। महायुति के जितने भी पदाधिकारी हैं या महायुति के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो सब इस हार के जवाबदार हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि हम हारे जरूर हैं पर टूटे नहीं हैं। हम पूरी ताकत से दोबारा फिर इलेक्शंस के लिए तैयार होंगे, और हम लोग पूरी ताकत से ये कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी इलेक्शंस लड़े, चाहे मैं तो चाहूंगी कि प्रदीप शर्मा जी दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़े, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा यहाँ से जिता कर लाए। लेकिन उन मतदाताओं का क्या जिन्होंने प्रदीप शर्मा को वोट दिया, अब उनका क्या होगा? उनका भरोसा क्या किसी बाहरी पर वापस आ सकेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस 1 लाख वोटरों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महायुति के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा जी को आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया, अपना बहुत ही कीमती वोट दिया, और उनको इस लायक किया कि वो इतना वोट पा सके, और इतने कम समय में उन्होंने इतना वोट पाया। उसके लिए प्रदीप शर्मा जी को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूंगी। साथ ही मैं उन लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने वोट नहीं दिया,
और उनको धन्यवाद कहूंगी कि ठीक है आपने हमको वोट नहीं दिया, पर जो काला पानी की सजा हम पिछले 30 साल से यहाँ रहकर झेल रहे थे, आज आपके कारणवश हम लोग फिर से आने वाले 5 साल तक उसी काले पानी की सजा हमें झेलनी होगी। हमारे घरों में, हमारे नलों में पानी नहीं होगा, हमारे घरों में बारिश का गंदा पानी, जो गंदा शौच मिला पानी, गटर का पानी हमारे घरों में घुसेगा, हमारे घरों में लाइट की समस्या होगी, हमारे घरों में पाइप पानी की समस्या होगी, हमारे यहाँ गटर की समस्या होगी, विकास नहीं हमारे क्षेत्र का हो पाएगा। इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद दूंगी कि आपने हमको वोट नहीं दिया और ऐसे करप्ट लोगों को आपने जिता के लाया कि जिसकी वजह से आने वाले 5 साल तक हमको ये समस्या झेलनी पड़ेगी। उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मात्र 10 दिन बिरयानी खाने का लालच रखा, कुछ चंद पैसों का लालच रखा और 10 दिन बिरयानी खाकर 10 दिन चंद पैसे लेकर आने वाले अपने 5 साल के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि चंद पैसों के लिए आपने अपना 5 साल का भविष्य जो है अंधकार में डाल दिया, यही कहना चाहूंगी। लेकिन फिर भी जिन्होंने प्रदीप शर्मा को वोट दिया, आज मैं प्रदीप शर्मा जी के बिहाफ पे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वोट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें वोट दिया। ठीक है, हम यहाँ इलेक्शंस नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमारी ओर से, प्रदीप शर्मा जी की ओर से, मेरी ओर से, हम सभी की ओर से ये पूरी ताकत, पूरी कोशिश रहेगी कि आज महाराष्ट्र स्टेट में भी महायुति की सरकार है, आज देश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वसई तालुका में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ ला सके और इसके लिए हम लोग खुद पूरा सहयोग, पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मूलभूत सुविधाएं महाराष्ट्र सरकार से और देश की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से वो यहाँ पर लाने की पूरी सहायता हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि जिस भी इंसान को, चाहे वो यहाँ का मतदार हो ना हो, हमारे क्षेत्र का हो ना हो, वसई तालुका का मतदार हो ना हो, अगर वो हमसे संपर्क करना चाहे तो हमारी ऑफिस सुबह से लेकर शाम तक 12 आवर्स खुली रहती है। आप लोग आए, हमसे मिले। मैं ये झूठा नहीं कहूंगी कि 24 घंटा मेरी ऑफिस खुली रहती है, ऐसा झूठ नहीं कहूंगी, क्योंकि ऑफिस में अगर हम नहीं रहते तो हमारा स्टाफ रहता है, तो हमारी ऑफिस यहाँ रहती है। आप लोग को जब चाहिए आप लोग आए, हमसे संपर्क कर सकते हैं। रही बात फोन्स की, हमारे फोन्स जो है 24 घंटा चालू रहते हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जो भी सहायता आपके लिए हो सकती है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे आपको सहायता कर सके। बस इतना ही कहूंगी। जय हिंद, जय भारत।